वेलकम टू सुपरवे क्लासेस। माई सेल्फ समर प्रताप सिंह। आज हम 10th क्लास साइंस का चैप्टर 3 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। देखिए, हमने इससे पहले चैप्टर 3 का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने धातु एवं अधातु क्या होते हैं, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, ठीक, ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में देखी थी। पार्ट 2 में हम ये सारी चीजों को देखेंगे। इनमें क्या क्या देखने वाले हैं, जैसे उपधातु क्या होती हैं, मिश्र धातुएं क्या होती हैं, अमलगम क्या होते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती हैं, इसको धातुओं की सक्रियता श्रेणी भी बोलते हैं, धातु तथा अधातुओं के मध्य क्रिया भी देखेंगे। ठीक, इसके अलावा आयनिक यौगिक और उनके लक्षण, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा पार्ट 3। उसमें हम देखेंगे धातुओं का निष्कर्षण, खनिज और अयस्क, और खनिज तथा अयस्क में अंतर। ठीक, तो ये सारा जो पूरा चैप्टर है, इसको 3 पार्ट्स में बांट दिया गया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो इस चैप्टर को या इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 देख लीजिए, ठीक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा उपधातु। ठीक, ये हमारे 3 छोटे छोटे पॉइंट हैं जो मोस्टली 2-2 नंबर में या 1-1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो के जो मेन टॉपिक है हमारे, वो हमारे एक तो सक्रियता श्रेणी है और दूसरा धातु और अधातु की आपस में क्रिया। ठीक, तो ये 2 मेन टॉपिक हैं जो थोड़े बड़े 4-4 या 6-6 नंबर में आते हैं, लेकिन ये हमारे 2-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनको इग्नोर कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, इनको भी हमें उतनी ही वैल्यू देनी जितनी उनको। तो देखिए, सबसे पहले हमारा उपधातु। उपधातु को हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये मेंडलीफ की टेबल में कहाँ आते हैं। ठीक है ना, जैसे मेंडलीफ की टेबल होती थी तो उसमें पी ब्लॉक में ये उपधातुएं पाई जाती थी। अब हम देखेंगे ये होते क्या हैं और कौन कौन सी उपधातुएं होती हैं। तो देखिए, वो तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाती हैं, हमारी उपधातुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, वे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण धर्म पाए जाते हैं उपधातु कहलाती हैं। इसका एग्जांपल के रूप में SI हो गया, TE हो गया, GE हो गया, SB। ठीक है, और अगर टोटल ही उपधातु देखनी है तो हमारी ये सारी हमारी उपधातु हैं, SI, TE, GE, SB, AS, PO और B। इनको याद करने के लिए नॉर्मली ये एक ट्रिक है जिसका आप सहारा ले सकते हैं। ठीक है ना, कभी कभी ट्रिक की मदद से याद करना आसान हो जाता है, तो ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जैसे आपका कभी कभी पढ़ने में मन नहीं लगता तो आप मोटिवेशनल वीडियो का सहारा लेते हैं, इसी तरह से याद करने के लिए ट्रिक का सहारा ले सकते हो। ठीक है, हालांकि ये चीज़ अच्छी नहीं है कि पढ़ने के लिए मोटिवेशनल वीडियो का सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है, ये आखिरी नौबत होती है, एक तरह से पुश किया जा रहा है आपको पढ़ने के लिए, आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, लेकिन आपको मोटिवेशनल वीडियो के द्वारा पुश किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत दयनीय अवस्था होती है। उसमें क्या होता है, शुरू में आप एक मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे 5 मिनट की और 2 घंटे पढ़ लेंगे। अगली बार क्या होगा, कुछ दिनों बाद 2 घंटे मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, फिर 10 मिनट पढ़ेंगे या 1 घंटा पढ़ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, तो ये एक एडिक्शन है, मोटिवेशनल की ज़रूरत ना ही पड़े तो अच्छा है। जैसे नशा का होता है ना, धीरे धीरे नशा जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा उसका एडिक्शन लगने लगता है। तो नशा भी उतना ही करना चाहिए जितना अनुकूल हो। जैसे चाय लेवल तक अच्छा है, उससे ऊपर बढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी। कैफीन होता है चाय में, नॉर्मली नशा होता है बहुत है। अल्कोहल की तरफ जाओगे तो उसका एडिक्शन लग जाएगा और फिर उसी के हो जाओगे। ठीक है ना, तो कोशिश करो पढ़ने के लिए पुश न करना पड़े, किसी चीज़ की मदद ना हो, अंदर से अंतर्मन से आवाज़ आनी चाहिए कि हमें पढ़ना है, और फिर आपको पढ़ने का मन करे तो समझो वो अच्छी अवस्था है। तो इसी तरह से ये ट्रिक है, इसका सहारा ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसका कैसे यूज करेंगे। सीते जी सब आस पूरी भई। ठीक है, सीता जी से बोला जा रहा है कि सीते जी पूरी आस पूरी भई, मतलब पूरी आस हो गई। ठीक, तो देखो, सी फॉर SI, ते फॉर TE, G फॉर GE, सब फॉर SB, आस AS, पूरी PU, भई मतलब B। तो ये हमारी सारी क्या हुई, उपधातुएं हो गई। ठीक है, इस तरह से इनको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारी मिश्र धातु। ये क्या होती हैं, देखिए होता क्या है, ये हम 2 या 2 से ज़्यादा धातुओं को आपस में जब हम मिला देते हैं
और एक समांगी मिश्रण बना लेते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? जैसे वो मिश्रण जिसका हर पार्ट में दोनों के अंश समान हो, वो क्या कहलाता है? हमारा समांगी मिश्रण। जैसे नॉर्मली नींबू पानी का अगर घोल बनाओगे तो चाहे ऊपर से एक घूंट पी लो चाहे नीचे से पी लो, स्वाद सेम रहना है, ठीक है ना। दूसरे इस टाइप के होते हैं, जैसे मिट्टी घोल दो तो ऊपर कम मिट्टी घुली है, नीचे ज़्यादा बैठ जाएगी, मोटे मोटे डरी बैठ जाएंगी, ठीक है, वो हमारा विषमांगी होता है। तो कैसा होना चाहिए? समांगी मिश्रण, ठीक है। दो धातुओं को आपस में मिलाओ, मिलाने के लिए कैसा है कि डायरेक्ट तो मिलेंगे नहीं, उनको पहले गर्म करो, पिघलाओ, फिर उनको मिलाओ, ठीक है ना। तो गर्म करके पिघलाने से अच्छी तरह से वो मिल जाती हैं, और उनको मिलने से क्या बनती है? हमारी मिश्र धातु बन जाती है। अभी जो मिश्र धातु बनाई जाती हैं, इनके चालकता और गलना ये दोनों ही कम हो जाते हैं, ठीक है ना। कभी कभी तो एकदम कुचालक भी बन जाती हैं, जैसे कि ये दो हैं हमारी, पीतल और कांसा, ये विद्युत की कुचालक होती हैं। तो इसलिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं मिश्र धातु का, या किसी चीज को जंग से बचाने के लिए, जंग मतलब संक्षारण, तो संक्षारण से बचाने के लिए भी हम मिश्र धातु में कन्वर्ट करके उनको रख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका यूज किया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारी कुछ मिश्र धातु हैं, जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, सोल्डर हो गया, गन मेटल हो गया, ये सारी क्या है? हमारी मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल हैं। पीतल जो होती है ये हमारी तांबा, तांबे को ताम्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो तांबा, कॉपर और जस्ता, Zn, ये दोनों पास पास पढ़ते हैं। Cu29 होता है और Zn30 होता है, दोनों डी ब्लॉक में पास पास पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कॉपर और जस्ता, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? पीतल बनता है। इसके अलावा जो हमारा कांसा होता है, पीतल के बर्तन आपने देखे भी होंगे शायद। कांसा जो होता है, कांसे के आभूषण वगैरह बनते हैं, या कांसे के बिछुए भी बनते हैं जो शादी के 1 साल तक पहने जाते हैं। तो ये जो कांसा होता है हमारा, ये हमारा कॉपर और पीतल से मिलकर बना होता है, ठीक। पीतल कैसे बनती थी? तांबे और जस्ते से, और जब पीतल बन जाए उसमें फिर से तांबा और ऐड कर दो तो हमारा क्या बनेगा? कांसा बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों ही हमारे कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा सोल्डर। सोल्डर क्या होता है? तो आपने देखा होगा जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में जॉइंट लगाने के लिए एक तार का यूज किया जाता है जो कि पिघलकर वहां जुड़ जाता है। तो वो जो तार बना होता है उसी को हम सोल्डर कहते हैं। और वो किसका बना होता है? वो शीशा और टिन, इन दोनों की मिक्सिंग से हमारा सोल्डर बनता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा गन मेटल। ये क्या होता है? आपने देखा होगा जैसे गन होती है, अगर उसको किसी मेटल से बनाएंगे तो संक्षारण हो जाएगा, जंग लग जाएगी, तो ऐसे भी नहीं बना सकते। तो उसको क्या करते हैं? मिश्र धातु से बनाते हैं, जिसको हम गन मेटल बोलते हैं। उससे फिर उस पर जंग नहीं लगती। इसके अलावा कुछ पुर्जे होते हैं जो जिन पर जंग ना लगे, लंबे टाइम तक चलने के लिए होते हैं, तो उन पुर्जों को भी हम गन मेटल वगैरह से बनाते हैं, ठीक। तो हथियार और पुर्जे वगैरह में गन मेटल का यूज कर लिया जाता है। तो ये जो गन मेटल बनता है ये हमारा कॉपर, टिन और Zn, जस्ता, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है? गन मेटल बनता है, ठीक। तो ये हमारे मिश्र धातु थी और इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमलगम। अमलगम जो होता है इसके अन्य नाम संलय और समरस भी होते हैं, ठीक है। ये दरअसल अमलगम होता क्या है? ये हमारा मिश्र धातु ही होती है, पर इसमें क्या होता है? एक कंपोनेंट कॉमन होता है, वो क्या होता है? पारा, मरकरी, ठीक है, Hg। तो पारा बोल दो, मरकरी बोल दो, Hg बोल दो, एक ही चीज है, ठीक। तो अमलगम वो मिश्र धातु होती है जिसमें धातु के साथ साथ इसमें पारा भी मौजूद होता है, ठीक है। तो पारे के साथ जितनी भी मिश्र धातु बनती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? अमलगम कहलाती हैं, ठीक। तो देख लीजिए, धातु तथा मरकरी से बने विलयन को अमलगम कहते हैं, ठीक है। अब देखो, मोस्टली दो ही होती हैं, ठीक है ना, जैसे Pt और Fe, ये हमारा अमलगम नहीं बनाती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने की चीज है। इस पर क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो अमलगम नहीं बनाती हैं या पारे से रिएक्शंस नहीं करती हैं। तो हमारी Fe और Pt, मोस्टली उसमें भी Fe रहता है, ठीक। ये हमारी पारे से क्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। जब क्रिया ही नहीं करेंगी पारे से तो हमारा अमलगम भी नहीं बनेगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल है अमलगम का, अगर हम चांदी, तांबा और रांगे, ठीक है, और इन तीनों को मरकरी के साथ मिक्स कर देंगे
तो हमारा जो अमलगम बनेगा, ठीक, वो अमलगम दांतों को, जो दांत खोखले हो जाते हैं उनको भरने में यूज करते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम अमलगम का यूज कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको कवर कर लिया। अब हम देखेंगे बड़े क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, जैसे सक्रियता श्रेणी और धातु और अधातु की क्रियाएं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा धातुओं की सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, ये दोनों वर्ड ही फेमस हैं, लेकिन इसमें धातुओं की सक्रियता श्रेणी जो वर्ड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यही ज्यादातर आता है पेपर में। तो ये श्रेणी होती क्या है, ये दरअसल धातुओं को उन एक क्रम में लगाया गया है। वो जो क्रम बनाया गया है वो क्रियाशीलता के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, हालांकि और भी लक्षणों के आधार पर इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्रिया धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर बांट दो या उनके अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम पर बांट दो, किसी भी क्रम में किसी भी बेसिस से इसको बांट सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किस आधार पर बांटा गया है, धातुओं की क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में। ठीक है, यदि हम धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखें तो ये हमारी जो श्रेणी प्राप्त हुई है पूरी, इसको हम क्या बोलेंगे, धातुओं की सक्रियता श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, तो यही है हमारी धातुओं की सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखिए इसको इसी रूप में याद करना होता है। इस रूप में आप इसको याद करेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकाल पाएंगे। अगर इसका क्रम इधर उधर हो गया तो हमारे सारे के सारे जो सवाल हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको हम याद करने का एक ट्रिक है। ठीक है, उस ट्रिक की मदद से इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए इस ट्रिक को भी याद करने का क्या वो है, तो इसको एक कहानी के रूप में लेंगे। ठीक है, ये ट्रिक है, ये लिख के नहीं आनी है, ये ट्रिक सिर्फ इस टेबल को याद करने की मदद से, याद करने के पर्पज से बनाई गई है। ठीक है ना, कहीं आप इसको भी लिखे आए। तो देखिए ये ट्रिक यूज कैसे करनी है इस टेबल को बनाने में। तो देखिए इस ट्रिक में जैसे एक सामने कोई बच्चा है, उसको हम लिखने की बोल रहे हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, लिख नहीं रहा है और उस कॉपी को सरका रहा है। ठीक, तो हम किस उससे क्या बोल रहे हैं, एक अलग लैंग्वेज में बोल रहे हैं, लिखबा सरकाना। ठीक है, हम उससे बोल रहे हैं लिखबे सरकाना। ठीक है, तो लिखबा सरकाना। फिर हम उससे बोल रहे हैं मग अल मंजन कर। मग अल मतलब मग्गा ले और मंजन कर। ठीक है, हम उससे बोल रहे हैं इस बार कि मग्गा ले मतलब मग अल और मंजन कर। तो मग अल मंजन कर। फी कद को मतलब फिर कब करेगा। ठीक है, तो फी कद को फिर हम प्यार से समझा रहे हैं उसे, नीसन मतलब नहीं पुत्र, पीबे मतलब पहले पानी का घूंट ले फिर मंजन कर। ठीक है, तो यहां तक होगी हमारी नीसन पीबे। अब उसके बाद है हमारा हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन नाम का ही बच्चा था ये। ठीक है ना, इसको हमने इतना सारा प्यार से इसको बताया, इसकी समझ में नहीं आया। फिर हम क्या करेंगे, इस पर छापा बोल देंगे। छापा मतलब इसकी पिटाई लगा देंगे। ठीक, तो ये हमारी पूरी ट्रिक है। अब इसको इस टेबल को कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए ली फॉर LI, ख फॉर के, बा BA, सर का ना, मग अल मन जन कर, फी कद को, नी सन और पीबे। ठीक है, देखिए यहां तक पीबे तक हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन, और ये छापा है, अब इसको खोल लेंगे। C फॉर Cu, H फॉर Hg, A फॉर Ag, P फॉर Pt और A फॉर Au। ये हमारी छापा की फुल फॉर्म होगी, Cu, Hg, Ag, Pt और Ae। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि ये ए और ये ए में कौन सा यू वाला है, तो देखिए Gg वाले पास में रहेंगे और Uu वाले एंड में रहेंगे। इसमें भी यू आ रहा है, इसमें भी यू आ रहा है, तो ये Uu वाले अपोजिट डायरेक्शन में हो गए और Gg वाले पास में हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिक है। अब इसको एक लंबाई में उतार देंगे इस तरह से। ठीक है, LI से शुरुआत करेंगे और इस तरह से उतारे जाएंगे और हमने इसको यहाँ पर उतार लिया। ठीक है, तो ये जो श्रेणी बन गई इसी को हम बोलेंगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अब इस श्रेणी से या इस श्रेणी के जो लक्षण होते हैं जिन पर क्वेश्चन आते हैं,
तो क्वेश्चन या लक्षण वो किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये सारे इस श्रेणी के सक्रियता श्रेणी के लक्षण होते हैं। इस टेबल से हम ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। मतलब टेबल एक है लेकिन इससे ये सारे लक्षण हमें पता पड़ जाएंगे कि कौन सा लक्षण कहाँ की ओर बढ़ रहा है या कहाँ की ओर घट रहा है। हालांकि इससे भी ज़्यादा होते हैं लेकिन हम अपने सिलेबस के दायरे में रहते हुए पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि बोझ भी ज़्यादा ना पड़े। तो देखिए क्रम बाई क्रम इसको लेंगे। तो देखिए हमने जो डेफिनेशन बनाई है वो किस आधार पर बनाई है, क्रियाशीलता के आधार पर ही तो बनाई है, क्रियाशीलता के घटते क्रम में, ठीक है। हम चाहते तो अपचयन विभव का भी चलता है, ठीक है ना। अपचयन विभव पे भी आपकी डेफिनेशंस होती हैं कि बढ़ते हुए अपचयन विभव के आधार पर रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी चल जाता है, पर ये भी चलता है। अब देखो पहला पॉइंट है हमारा क्रियाशीलता। इस पर एरो ऊपर लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ऊपर जाने पर हमारी क्रियाशीलता बढ़ती है। अब देखो इसको समझते हैं कि क्रियाशीलता ऊपर जाने पर कैसे बढ़ती है, ठीक है। ये पहला नंबर है, तो देखिए पहला नंबर क्या होगा, क्रियाशीलता, और ये ऊपर जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली धातुएं ज्यादा क्रियाशील होती हैं और नीचे वाली धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, ठीक है। अब क्रियाशील क्यों होती हैं, क्योंकि ऊपर वाली धातुएं जो होती हैं अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं और इलेक्ट्रॉन निकाल के क्रिया कर लेती हैं अपना। जैसे इनके पास से कोई जाएगा, ये क्या करेंगी, उनको अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगी और बोलेंगे कि मुझसे क्रिया कर ले, ठीक है, और ये उससे क्रिया कर लेती हैं। जैसे Li है या Na ले लो, K ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। Na 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 281, ठीक। अब देखिए Na में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस चीज को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ठीक है ना, इस बार फिर से दिखा देते हैं। तो Na में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाहर है इसके 1 इलेक्ट्रॉन। तो हर कोई अपने आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, मतलब कि अपना अष्टक करना चाहता है, और अष्टक करके क्या होता है, वो स्थायी हो जाता है, फिर वो किसी रिएक्शन नहीं करना चाहता। तो इस तरह से क्या होता है, अष्टक पूरा करने के लिए इस पे 2 रास्ते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दे या 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी और के ले ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो लेना इसकी बस की बात नहीं है, बहुत हो जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने में ही भलाई है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देगा, और जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो अब इसके क्या होंगे 28 बचे। तो इसका बाहरी वाला कौन सा होगा, अब ये वाला माना जाएगा, और बाहरी में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यही तो ही चाहता था कि अपने बाहरी वाले में 8 इलेक्ट्रॉन करना, हर कोई तत्व अपने बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, ठीक। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या कर दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। अब इसमें क्या क्या होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं, मतलब प्लस के होते हैं, और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अब न्यूटन की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ प्लस माइनस ही देख रहे हैं। हालांकि इसमें 12 न्यूटन होते हैं, तो इसमें 11 प्लस 11 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो यहाँ 11 की जगह कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस का एक्स्ट्रा है। तो Na ने क्या कर लिया, Na प्लस में बदल गया, ठीक है। और ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो इसने दान किया, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Na प्लस में बदलकर 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, ठीक है। Na ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और ये Na प्लस के रूप में बदल गया। तो ये Na 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए आसपास में जो भी होगा इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे क्रिया कर लेगा। जैसे Cl है, Cl इसके पास आ जाएगा, Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास आएगा और NaCl बन जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये क्रियाएं होती रहती हैं। तो नीचे वाले इतने इलेक्ट्रॉन अपना नहीं देते हैं, तो ऊपर वाले आसानी से दे देते हैं, तो इसलिए ऊपर वाले ज्यादा क्रियाशील हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा धनायन बनाने की क्षमता। तो अभी हमने क्या देखा था, ऊपर वाली धातुएं क्या करती थी, इलेक्ट्रॉन निकालकर धनायनी तो बनाती थी। जैसे Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये Na प्लस हो गया, ये क्या हो गया, हमारा धनायनी तो है। तो ये क्या बनाती हैं, ऊपर वाली धातुएं धनायन बनाती हैं, और जैसे जैसे नीचे आएंगे ये धनायन बनाने की क्षमता कम होती जाएगी, और नीचे वाली कुछ किसी कंडीशन में ऋणायन भी बनाती हैं, ठीक है। हालांकि धनायन बनाती हैं लेकिन ज्यादातर वो ऋणायन में भी खुश रहती हैं। इसके अलावा अगर ऊपर वाली और देखें तो Mg है, Mg का 12 होता है, ठीक है। तो ये Mg 2 प्लस के रूप में हो जाता है, क्योंकि Mg का कितना होगा, ये 12 होता है, 2 8 2। अपना स्टेप पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन लेना तो मुश्किल हो जाएगा, 8 पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, तो क्या करेगा,
इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या होगा, Mg 2+ में बदल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से ऊपर वाली धातुएं धनायन बनाती हैं। ठीक, और ये धनायन बनाने की क्षमता ऊपर में ही ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे धनायन बनाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे इनमें ही अगर तुलना करें तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी दे देंगे, इतनी स्पीड से ये नहीं दे पाएंगे। ठीक, तो दूसरा वाला धनायन बनाने की क्षमता भी हमारी ऊपर जाने पर बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वयं ऑक्सीकृत होने की क्षमता। तो देखिए, ऑक्सीकरण की जो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने पहले चैप्टर में, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता था, ऑक्सीकरण कहलाता, या उसकी बेसिक डेफिनेशन देखें तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण कहलाता था। तो ऑक्सीजन जब जुड़ती है तो क्या होती है, हमसे इलेक्ट्रॉन ही तो लेती है, धातुओं से इलेक्ट्रॉन लेती है। ठीक, तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो हम मोटा मोटा बोल सकते हैं ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसमें क्या है, स्वयं ऑक्सीकृत होने की क्षमता, जब खुद से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हम बोलेंगे कि स्वयं का ऑक्सीकरण हो गया। और ये ऊपर वाले क्या करते हैं, इनकी क्रियाशीलता ज्यादा है। और क्रियाशीलता ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये अपना ही इलेक्ट्रॉन खुद देने लगते हैं अपनी तरफ से ही। ठीक है, एक लाहक देते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो और हमसे क्रिया कर लो। तो क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं खुद से ही, और इलेक्ट्रॉन निकलना ही क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो ये स्वयं ऑक्सीकृत होने की क्षमता हमारी ऊपर जाने पर बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि ये खुद से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो ये तीसरा भी हो गया हमारा, ऑक्सीकृत क्षमता कहाँ बढ़ती है, स्वयं ऑक्सीकृत होने की क्षमता ऊपर जाने पर हमारी बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा ऋणायन बनाने की क्षमता। तो देखिए, ऊपर बढ़ने पे क्या होते थे, धनायन बनाते थे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जैसे जैसे नीचे आएंगे क्या होगा, धनायन बनाने की क्षमता कम होगी और क्या बढ़ेगी, ऋणायन बनाने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ऋणायन बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये भी हमारा हो गया ऋणायन बनाने की क्षमता। तो ये कहाँ होगा, इसको इधर लिख लेते हैं, ऋणायन बनाने की क्षमता मतलब 4 नंबर वाला क्या होगा, नीचे जाने पर बढ़ेगा, ऋणायन बनाने की क्षमता नीचे आने पर बढ़ेगी। नेक्स्ट है स्वयं अपचयित होने की क्षमता या अपचयन विभव। तो देखिए, ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट क्या होता है, अपचयन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है खुद में से तो क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, अपचयित होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये क्या होते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, ऋणायन बनाते हैं, और ऋणायन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो ये जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या हो जाएंगे, अपचयित हो जाएंगे। ठीक है, तो स्वयं अपचयित होने की क्षमता क्या होगी, इनमें ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो इनमें स्वयं अपचयित होने की क्षमता नीचे जाने पर बढ़ेगी। ऊपर तो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अपचयित होने का मतलब नहीं है वो ऑक्सीकृत हो गया। तो ये हमारा 5 नंबर का होगा, नीचे आने पर क्या होगा, स्वयं ऑक्सीकृत होने की क्षमता बढ़ती है। इसको हम अपचयन विभव भी बोल देते हैं। ऊपर वालों के अपचयन विभव माइनस में होते हैं और जैसे जैसे नीचे आएंगे अपचयन विभव प्लस में होते जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो है 6 वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये होता क्या है, देखिए ऊपर वाली जो धातुएं होती हैं ये नीचे वाली धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं और खुद क्रिया कर लेती हैं। ये चीज याद रखनी है, क्या ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कि ये हमारा है, इसमें एक विलयन भरा हुआ है और ये विलयन है हमारा कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये क्या है, एक लवण हो गया। अब इसमें हमने ऊपर वाली कोई धातु डाल दी, मान लो Fe डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने Fe डाल दी और ये विलयन किसका है, कॉपर का, CuSO4। इसमें हमने Fe की कील डाल दी या छड़ डाल दी। ठीक, ये है हमारी Fe। तो कौन ज्यादा क्रियाशील हुआ, हमने देखा था ऊपर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, तो हमारा Fe ऊपर है, Cu नीचे है, तो Fe ऊपर होने के कारण Cu से ज्यादा क्रियाशील है। तो Fe ज्यादा क्रियाशील होगा तो क्या होगा, ये Cu को हटाकर SO4 से क्रिया कर लेगा। ठीक है ना,
ये अपने आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देने के लायक से SO4 को खुद से क्रिया करा लेगा और Cu को हटा देगा। ठीक, तो जब Fe इसको हटाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और Cu अलग हटके क्या हो जाएगा, Cu2+ के रूप में हट जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन आता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ डालने पर उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये Cu2+ आयन की वजह से और FeSO4 की वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, Fe ज़्यादा क्रियाशील थी, इसने कम क्रियाशील कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह खुद जुड़ गया। ठीक, तो इस तरह से विस्थापन अपक्रिया को दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो इस पर आधारित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरी टेबल है और ये लगभग 4 से 6 नंबर में आती है पूरी। ठीक है ना, वरना इसमें जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो इनमें से बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा आते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन, तो इसको बिल्कुल नहीं स्किप करना है। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धातु तथा अधातु के बीच में क्रिया। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग आंसर के रूप में आ सकता है इसका। ठीक है, 4 से 6 नंबर के बीच में इसका पूछा जा सकता है। तो देखिए दरअसल होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ थोड़ा और चीज़ समझनी होगी। हमें जानना होगा कि धातु और अधातु की प्रकृति कैसी होती है। तो मैं एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, फिर इससे अच्छा समझ में आएगा। जैसे एक धातु ले रहा हूँ मैं Na, ठीक है, इसको लेते हैं, इससे समझ में अच्छा आता है, तो इसको ले लेते हैं। Na का कितना होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास, 11। अभी पीछे ही हमने देखा था कि Na का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281 होता है और ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। दूसरा देख लेते हैं, ये हमारी धातु है। अब दूसरा ले लेते हैं एक अधातु, ठीक, जैसे Cl 17 हो गया। ठीक है, अब 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 287। ठीक है, अब देखिए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गौर से देखिए, यहीं पे पूरा खेल इसका होता है। होता क्या है कि हर कोई अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक, अब ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए इस पे भी 2 रास्ते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले या 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। 7 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा घाटे का सौदा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन आके ये अपने 8 कर लेगा, तो दोनों के 8-8 हो जाएंगे, दोनों के अष्टक पूरे हो जाएंगे, दोनों को संतुष्टि हो जाएगी। तो होगा क्या कि इसको इलेक्ट्रॉन निकालना है और इसको इलेक्ट्रॉन लेना है। तो जब कभी भी ये दोनों पास में आएंगे तो इन दोनों की आवश्यकता कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट है, इसको इलेक्ट्रॉन लेना और इसको इलेक्ट्रॉन लेना है और इसको इलेक्ट्रॉन देना है। जब कभी ये पास आएंगे तो क्या होगा, ये Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसका क्या हो जाएगा, 287 हो जाएगा और इसका क्या रह जाएगा, 28 रह जाएगा। इसका 7 की जगह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 7 की जगह 8, तो इसका भी अष्टक पूरा होगा, इसका भी अष्टक पूरा होगा। तो धातु और अधातु अपना अष्टक पूरा करने के लिए आपस में पास आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। और आदान प्रदान करने का मतलब आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद आयनिक यौगिक बनाते हैं। अभी जो Na और Cl आपस में मिले तो ये हमारा क्या बनेगा, NaCl बनेगा। Na ने इलेक्ट्रॉन Cl को दिया और ये आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट चिन्ह के हो जाएंगे। Na पर क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो Na प्लस हो गया, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl माइनस हो गया, तो ये प्लस माइनस क्या हो गए, आपस में विपरीत आयन की वजह से इस पे एक अट्रैक्शन आ जाएगा जिसकी वजह से ये अपने पास पास छुले रहेंगे। ठीक है, और ये हमारा NaCl नमक बन गया। तो जितनी भी चीजें होती हैं ये सब अपना अष्टक पूरा करने के लिए ही आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है, उनमें से धातु अधातु भी है। ठीक, मोस्टली अधातु अधातु भी क्रिया करते हैं, धातु अधातु भी क्रिया करती हैं, धातु धातु भी कभी कभी क्रिया करती हैं। ठीक है ना, पर धातु अधातु ज्यादा क्रिया करते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट भी यही है धातु अधातु वाला। तो देखिए अब कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, धातु अधातु आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं,
ये आयनिक यौगिक बनाते हैं क्योंकि ये आयनों से ही तो बने, Na+ और Cl-, ये दोनों आयन है, जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है या तो प्लस हो या माइनस हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। ठीक है, तो आयनों से मिलकर बना यौगिक भी क्या कहलाएगा, आयनिक यौगिक कहलाएगा। तो NaCl हमारा आयनिक यौगिक है। तो धातु और अधातु आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। अच्छा, इनके जो बीच में बंध होता है, ये वाला जो बॉन्ड है, जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एक बॉन्ड भी होता है, अट्रैक्शन बॉन्ड टाइप का। ठीक, तो ये जो बॉन्ड होता है ये होता है आयनिक बंध। ठीक है, इस बंध को हम क्या बोलेंगे, आयनिक बंध। तो देखिए, धातु तथा अधातु आपस में क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तथा इनके मध्य आयनिक बंध बनते हैं। एग्जाम्पल NaCl। क्लियर हो गया टॉपिक। धातु अधातु आपस में क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं और आयनिक बंध द्वारा वो जुड़े होते हैं। अब ये जो आयनिक बंध होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, वरना तो ये पूरा हमारा एक मिलके है ही है। तो आयनिक बंध क्या होते हैं, तो देखो, इलेक्ट्रॉन के देने या लेने से बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन दिया गया है, ठीक है ना, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो देने या लेने, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बने बंध को हम आयनिक बंध कह देते हैं। हालांकि बंध भी और तरह के होते हैं, सहसंयोजी बंध भी होते हैं, उपसहसंयोजी बंध भी होते हैं। सहसंयोजी बंध में क्या होता है, साझा होता है इलेक्ट्रॉनों का, ना पूरा अधिकार उसका ना पूरा अधिकार उसका, दोनों का समान अधिकार होता है। ठीक है, उपसहसंयोजी बंध में क्या होते हैं, एक ही के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया जाता है। ठीक, पर ये हमारे टॉपिक के हिस्से अभी नहीं है, तो हम सिर्फ अभी इसको देखेंगे। तो इसके अलावा अगर ये जो दो तत्व हैं इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर 1.7 हो या इससे ज्यादा हो, ठीक है, तो हमारा आयनिक बंध बनना तय है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, देखो, विद्युत ऋणात्मकता होती है ऋणायन बनाने की क्षमता। ठीक है, तो ऋणायन बनाने की क्षमता को हम, उसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। तो अगर ये वैल्यू दोनों की डिफरेंस अगर इसका करें, एक की विद्युत ऋणात्मकता तथा दूसरी की विद्युत ऋणात्मकता का डिफरेंस हम निकालें, तो हमारा अगर 1.7 आए या इससे ज्यादा वैल्यू आए, तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमारा आयनिक बंध ही बनेगा। ठीक है, और बंध इसमें नहीं बन सकता है। तो इस तरह से ये हमारा आयनिक बंध बनने की शर्तें हैं। अब जब आयनिक बंध से जो कोई पदार्थ बनेगा तो वो कौन सा बनेगा, आयनिक यौगिक बनेगा। तो अब आयनिक यौगिक देख लेते हैं। आयनिक यौगिकों को वैद्युत संयोजी यौगिक भी बोल देते हैं। तो अब ये क्या होते हैं, तो देखिए, विपरीत आवेश के कारण इनके मध्य प्रबल आकर्षण होता है। ठीक है, ये आपस में छुले हुए क्यों है, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होगा तो ये पास में रहेंगे। ठीक है ना, और इस अट्रैक्शन को एक तरह से हम बॉन्ड भी बोल देते हैं, आयनिक बंध भी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो इनके मध्य क्या होता है, ये प्रबल आकर्षण होता है, ताकतवर होता है अट्रैक्शन। ठीक, और ये जब अट्रैक्शन ताकतवर होता है तो इसकी वजह से क्या होते हैं, इसके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बढ़ जाते हैं। गलनांक में क्या होता है, पदार्थ गलने लगता है, क्वथनांक मतलब उबलना। ठीक है ना, तो उबलने में भी तो क्या होते हैं, पदार्थ टूट टूट के दूर जाते हैं। ठीक है ना, जैसे पानी उबलेगा तो पानी भाप के रूप में उड़ के पानी से दूर जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसमें भी पदार्थ दूर जाएगा और दूर जा ही नहीं पाएगा क्योंकि इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है। आकर्षण बल क्या है, प्रबल होता है। जब प्रबल आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, ये क्वथनांक और गलनांक भी हाई हो जाएंगे, ज्यादा टेम्परेचर पर रोक लेगा। इसके अलावा ये जल या ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। ये क्या चीज है, देखिए, जब ये घुलते हैं तो एक चीज याद रखनी है आपको कि समान समान को घुलता है। ठीक है, ये दरअसल खुद भी ध्रुवीय होते हैं और ध्रुवीय में घुलते भी हैं। खुद ध्रुवीय क्यों होते हैं, जैसे देखो, NaCl, Na का इलेक्ट्रॉन Cl ले लेता है तो इस पे क्या हो जाता है, आंशिक नेगेटिव हो जाता है, और इस पे क्या हो जाता है, आंशिक पॉजिटिव हो जाता है। या मोटा मोटा कहें तो इस हिस्से पर माइनस हो जाता है और इस हिस्से पर प्लस हो जाता है। तो दो ध्रुव बन गए, तो हम इसको बोलेंगे ध्रुवीय। ठीक, अब ये ध्रुवीय तो किसमें घुलेगा, ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। विलायक क्या होते हैं, जिसमें कोई चीज घुली जाती है वो हमारा विलायक कहलाता है। ठीक है, हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में ही घुलते हैं या ध्रुवीय ध्रुवीय में ही घुलते हैं। तो अब ध्रुवीय विलायक कौन से होते हैं, H2, पानी। ठीक है, पानी का हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है,
ऑक्सीजन हो गया, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, ठीक है। इनके बीच में 109 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ये जो दूरी इसलिए यहाँ से ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, नॉन पेयर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, बॉन्ड दूर हटते हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन हमारे नीचे की साइड में और ऑक्सीजन ऊपर की तरफ रहता है। तो इस हिस्से पे क्या होता है, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, और इस हिस्से पे क्या होता है, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। अगर हम पूरे अणु को देखें तो इस हिस्से पे थोड़ा नेगेटिव हो गया, इस हिस्से पर प्लस हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ध्रुवीय विलायक का काम करता है। पानी भी क्या हो गया हमारा, ध्रुवीय विलायक हो गया, ठीक। तो ये भी ध्रुवीय, ये भी ध्रुवीय, तो ये क्या होगा, इसमें आसानी से घुल जाएगा। और जब घुल जाएगा तो क्या होगा, इसके प्लस वाले को कौन अट्रैक्ट करेगा, इसका माइनस वाला, और इसके माइनस वाले को कौन अट्रैक्ट करेगा, इसका प्लस वाला। और इसकी वजह से क्या होगा, ये टूट जाएगा। प्लस वाले को माइनस वाला खींच रहा है और माइनस वाले को प्लस वाला खींच रहा है, क्या होगा, ये टूट जाएगा। और जब टूटेगा तो क्या होगा, ये अपने आयनों में बढ़ जाएगा। आयनों का मतलब NaCl हमारा, NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। इसको हम बोलेंगे आयनित हो गया, ठीक है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, आयनन, या हम बोलेंगे कि NaCl का आयनन हो गया, ठीक है, आयनित अवस्था होगी। तो आयनिक यौगिक किस में घुलते हैं, ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं। ये क्या चीज है, तो देखिए अगर हम नमक लेंगे, ठीक है, नमक नॉर्मली क्या होगा, NaCl ये हमारा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं फिर देखते हैं। तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, नमक की डरी में एक जगह से दूसरी जगह करंट नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि करंट किस वजह से बहता है, करंट 2 चीजों की वजह से बहता है, या तो धातु के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहता है, या फ्री आयनों की वजह से बहता है, ठीक है। यहाँ तो फ्री आयन है नहीं, यहाँ तो बंधे हुए एक दूसरे से, ठीक है, आयनिक बॉन्ड द्वारा या आयनिक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये फ्री ही नहीं है तो चल भी नहीं पाएंगे, जब चल भी नहीं पाएंगे तो हमारा करंट भी नहीं बहेगा, ठीक है, आयनों के माध्यम से भी करंट बहता है। तो ये हमारा ठोस अवस्था में जब रहेगा या क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा तो हमारा विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको पानी में डाल दें तो क्या होगा, जब ये पानी में गिरेगा तो जगह जगह कहीं कहीं Na प्लस होगा, कहीं कहीं Cl माइनस होगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, Cl माइनस है, Na प्लस है, ये चलने लगेंगे अलग अलग या विपरीत कैथोड और एनोड की तरफ, क्या होगा, ये चलने लगेंगे। माइनस वाला प्लस की ओर चलने लगेगा और प्लस वाला माइनस की ओर चलने लगेगा। जब ये चलेंगे तो क्या होगा, इन पर आवेश से चार्ज है और इसकी वजह से क्या होगा, ये करंट फ्लो करेंगे। तो ये जब आयनित अवस्था में होते हैं या घुली हुई अवस्था में होते हैं तब ये हमारे विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन ये जब ठोस अवस्था में होते हैं तो ये हमारे विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें पॉइंट याद रखना है। तो इस तरह से ये हमारा आयनिक या धातु अधातु के बीच में जो क्रिया हैं जिससे आयनिक यौगिक बनते हैं, ठीक है, ये भी टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब जो बचा हुआ चैप्टर है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। और इससे पीछे का जो चैप्टर है इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बन चुका है, तो दोनों ही आपको देखने और दोनों क्लियर कर लेने, और ये पूरा संपूर्ण नोट्स है, ठीक है। थैंक यू।